नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट, मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल, नडियाड, गुजरात से। और आज हमारे एंड्रोलॉजी सेशन में हम लोग मेल फर्टिलिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जब हम मेल फर्टिलिटी की बात करते हैं तो हम अभी तक आज तक बात जो करते आए थे वो क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है, उसके बहुत क्लियर कट ऑफ्स रखते थे। बट अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और नए इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो इवन वर्ल्ड वाइड जो WHO की गाइडलाइंस हैं अब इनको ग्रे एरियाज़ में बांट रही है, जिसका मतलब ये है कि सब कुछ एक नॉर्मल से ना काम करता हुआ, अब नॉर्मल नहीं कहेंगे बट नॉर्मल से अलग सिनारियो है। और इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को अब ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनफर्टाइल हैं, बट नॉर्मल से दूर हैं। ये समझ एक बदलने वाली समझ पैदा हो रही है और इसी के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि मेल फर्टिलिटी ना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत अहम कारण, बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल का लाइफस्टाइल। एंड जिस किस्म से हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है, जिस तरीके से ओबेसिटी बढ़ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है, डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बीमारियां जो कि हमारे शरीर को, शरीर के वातावरण को ख़राब करती हैं, वो सारी बीमारियां एक ग्लोबल इम्पैक्ट कर रही हैं शुक्राणुओं पर, वीर्यों पर या स्पर्म्स पर। और इसके कारण जो ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर है, वही ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर हमारी स्पर्म हेल्थ को भी इंडिकेट कर रहा है। और जहाँ पर ओवरऑल लाइफस्टाइल इम्पैक्ट कर रही है, वो इन सीमन पैरामीटर्स को भी अफेक्ट कर रही है और फर्टिलिटी को मुश्किल कर रही है। इसलिए हम अगर पिछली कुछ सदियों का ट्रेंड देखें तो सीमन पैरामीटर की नॉर्मल सी का जो ट्रेंड है वो भी गिरते जा रहा है। यानी कि अब हम उसको भी नॉर्मल मान लेते हैं, जो कि अगर हम 3 या 4 दशक पहले गिनते तो उसे हम नॉर्मल ना मानते। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्मोकिंग का इंसिडेंस कम हुआ है, वहीं हमारे देशों में, हमारे तरफ के मुल्कों में यहाँ पर स्मोकिंग का इंसिडेंस बड़ा है दोनों मेन एंड विमेन में, और इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा है। इसी तरह पोल्यूशन, जो वातावरण में प्रदूषण है, उसका भी इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे पड़ा है। ये जनरल कारण है फर्टिलिटी के लिए जो हमें समझने ज़रूरी हैं। नमस्कार। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जो कि या तो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक या इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, बट जिनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना ज़रूरी होता है, ताकि उसके मुताबिक जो ये तकलीफ़ पैदा करती हैं, या तो उसको डील किया जा सकता है, उसके होते हुए किस तरीके से हमें सॉल्यूशन ढूंढना है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, वो पता किया जा सकता है, और या फिर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है आगे ना बढ़ने से। कुछ इसमें से ऐसी बीमारियां हैं जो कि इनहेरिट होकर जेनरेशन्स में पास होंगी, और कुछ ऐसी हैं जो कि उस समय हमें परेशानी करेंगी और हमें उसको डील करने के लिए एक स्पेशल तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए ज़रूरी होता है जानना कि क्या ये परेशानी फैमिली में किसी और मेंबर को थी, या क्या बचपन में कोई ऐसी चीज़ देखी गई, या जब ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की, यानी कि मर्द की जब ग्रोथ होती है और मर्द बनने के जो लक्षण होते हैं, मेलनेस के जो लक्षण होते हैं वो आते हैं, वो क्या समय से आए थे, बाल फेस के ऊपर आना क्या समय के साथ हुआ था, ग्रोथ का बदलना, आवाज़ का बदलना क्या समय के साथ हुआ था या नहीं हुआ था, शेविंग कितनी फ्रीक्वेंटली करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के होते हैं वो डेवलप हुए या नहीं हुए। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं जिनसे कि अंडकोश के ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि उसमें खराबी पैदा हो जाती है। जैसे मम्प्स, यदि चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में मम्प्स की बीमारी हुई हो, इसमें गांठ आ जाते हैं हमारे फेस के, चेहरे के इस हिस्से में, उससे कई बार असर अंडकोश के ऊपर होता है और स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणुओं के ऊपर असर होता है, और ये एक कारण बन जाता है। इसके अलावा अगर चोट लगी हो या अंडकोश नीचे जगह पे, अपनी जगह पे, स्थान पे आने में समय लगा हो या ना पहुँचे हों, डेवलपमेंट नहीं हुई हो, डिसेंट नहीं हुआ हो उनका अपनी थैली के अंदर,
या कोई और चोट लगी हो, कोई सर्जरी हुई हो जिसका उस पे ऊपर असर किया जा सकता है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ, कीमोथेरेपी के कारण इनका असर हो सकता है स्पर्म प्रोडक्शन पे। कोई इन्फेक्शन ऐसा पैदा हो सकता है जो कि रास्ते में रुकावट कर सकता है। ये सारे कारण बन सकते हैं जो शुक्राणुओं की ग्रोथ को असर करने के लिए और फर्टिलिटी में एक परेशानी कर सकते हैं। कभी कभी मर्दों में अंडकोश की खून की जो नसें होती हैं उनमें खराबी हो जाती है। वो नसें जिनको खून वापस ले जाना होता है अंडकोश से, उनके अंदर सूजन आ जाती है, खून जमा हो जाता है, जिससे कि अंडकोश की गर्मी पे फ़र्क पड़ सकता है। इससे वहाँ के वातावरण पे भी फ़र्क पड़ सकता है और उससे स्पर्म प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसे वैरिकोसील कहते हैं और वैरिकोसील के कारण भी फर्टिलिटी के ऊपर असर पाया जा सकता है। ये तो वो सारे कारण हैं जिनके बारे में हमें पता है। अभी ऑलमोस्ट 50% कारण ऐसे होते हैं जिनके बारे में अभी हमारी साइंस को पता नहीं है और इनको हम अननोन फैक्टर्स कहते हैं, इडियोपैथिक रीजंस कहते हैं, जिनके बारे में हमें खबर नहीं है। और ऐसे कई सारे कारण हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये अनरिकग्नाइज्ड जेनेटिक कारणों की वजह से असर कर रहे हैं, जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि ये किस कारण से और उस कारण का क्या हमें हमें सोल्यूशन पाना है। सो इन सारे कारणों के लिए फिर हम एम्पेरिकल यानी कि ओवरऑल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट होना चाहिए फर्टिलिटी के ऊपर। और ये सारी चीज़ें हमें आपकी केवल हिस्ट्री से पता चल सकती हैं कि आपके अंदर क्या कारण है जो कि फर्टिलिटी को असर कर रहा है। एक बहुत ज़रूरी कारण हमने जो इसके बारे में बात नहीं की है वो संबंध बनाने के बारे में है। आजकल के स्ट्रेसफुल वातावरण में प्लस उस वातावरण में जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ प्रॉबली अलग शहरों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या उतना फ्रीक्वेंटली मिल नहीं रहे हैं, संबंध नहीं बन पा रहा है, वो एक कारण भी बन रहा है फर्टिलिटी ना होने का। सो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप भी फर्टिलिटी के कोई प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं और इसके बारे में आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपको किससे मिलना है, किससे इलाज पाना है, तो हमारे एंड्रोलॉजी विभाग मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल के एंड्रोलॉजी विभाग में आइए, हमसे मिलिए, संपर्क करिए और हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।